हेलो दोस्तों, जय हिंद। चलिए हम लोग जो है आज द्वीप समूह से पढ़ेंगे। इसके पहले जो है घटना चक्र का 2026 का जो है घटना चक्र की न्यू बुक है, और इसमें जो हम सामान्य भूगोल पढ़ रहे हैं और 5 क्लास हो चुका है। आज है छठा क्लास है, छठा क्लास। तो 5 क्लास हो चुका है और पांचों प्ले लिस्ट में है। घटना चक्र का 2026 का जो है न्यू बुक है, तो इसमें हम सामान्य भूगोल पढ़ रहे हैं। क्लास अच्छी हो रहा है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। द्वीप समूह पहला जो है बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। पहला जो है द्वीप समूह में पहला जो है हम लोग बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नोट्स है, नोट्स से स्टार्ट करते हैं। बंगाल की खाड़ी के मुख्य द्वीपों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं। बंगाल की खाड़ी के मुख्य द्वीपों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल यानी कि 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। यानी कि बंगाल की खाड़ी है, तो मुख्य द्वीपों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं। यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। तो सबसे पहले जो आपको मैप बनाना पड़ेगा, मैप बनाना पड़ेगा। ये छोटा सा मैप हो गया, समझ गए। और इधर ये समझ गए, तो ये है आपका बंगाल की खाड़ी, और इसी में जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है, इसी के अंतर्गत। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस चैनल की चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर है। इस चैनल की चौड़ाई जो है लगभग 150 किलोमीटर है। यह 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा का समानांतर है। यह 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के समानांतर है। कौन? तो यही चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है केंद्र शासित प्रदेश है। यह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। यह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। इसे बंगाल की खाड़ी में ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक है। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर जो है सैडल पीक है। यानी कि इसमें जो है आपका इसमें जो है सैडल पीक यह सर्वोच्च क्या है? शिखर है अंडमान द्वीप समूह का। सैडल पीक 732 मीटर, सैडल पीक जो 732 मीटर उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित है। सैडल पीक जो 732 मीटर उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित है। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर जो है माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। यानी निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो माउंट थोलियर 642 मीटर ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। तो एक है आपका ऐसे ऐसे करके अंडमान निकोबार है, तो अंडमान हो गया और एक निकोबार हो गया। तो निकोबार में का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो माउंट थोलियर है 642 मीटर, जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 836 द्वीप, यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 836 द्वीप यानी आइलैंड आइलेट्स एंड रॉकी आउटक्रॉप्स है, जिनमें से 31 स्थायी रूप से आवासित है। जिनमें से 31 जो है 31 स्थायी रूप से आवासित है। निकोबार में लगभग 22 मुख्य द्वीप, निकोबार में लगभग जो है 22 मुख्य द्वीप द्वीप यानी कि 10 आवासित है। यानी कि निकोबार में कितना? लगभग 22 मुख्य द्वीप हैं, यानी 10 आवासित हैं निकोबार में। लेकिन आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में टोटल जो है 836 क्या है? द्वीप है, जिनमें से स्थायी 31 जो है 31 अस्थायी रूप से आवासित हैं। 836 में से 31 जो है आवासित है, और निकोबार को लगभग 22 मुख्य द्वीप है, जिसमें से 10 आवासित है। बैरन द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में श्री विजयपुरम भूतपूर्व नाम पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। यानी कि बैरन द्वीप जो है ना, बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में श्री विजयपुरम यानी कि भूतपूर्व नाम क्या था? पोर्ट ब्लेयर
से लगभग 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। यह दक्षिण एशिया एवं भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह दक्षिण एशिया एवं भारत के एकमात्र सक्रिय क्या है तो ज्वालामुखी है। कौन? तब बैरन द्वीप। कौन सा? तो बैरन द्वीप, याद रखिएगा, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है दक्षिण एशिया एवं भारत का। इस ज्वालामुखी का पहला रिकॉर्डेड उद्गार जो है 1787 ईस्वी में हुआ था। इस ज्वालामुखी का पहला रिकॉर्डेड उद्गार जो है 1787 ईस्वी में हुआ था। इसी सागर में नारकोंडम नारकोंडम द्वीप भी स्थित है। इसी सागर में जो है नारकोंडम द्वीप भी स्थित है, जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है, जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अंडमान द्वीपों की उत्पत्ति तृतीयक पर्वत श्रेणी अराकान यूमा के विस्तार से हुई है। अंडमान द्वीपों की उत्पत्ति जो है तृतीयक पर्वत श्रेणी अराकान यूमा के विस्तार से हुई है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल इस द्वीप की प्रमुख चट्टानें हैं। बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया और शैल इस द्वीप की प्रमुख चट्टानें हैं। दक्षिणी या अंडमान यानी दक्षिण अंडमान एवं ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान वांदूर विश्व के सबसे बड़े और दुर्लभ बृहत्काय रॉबर केकड़े यानी जेंट रॉबर क्रैब के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यानी कि अब जो है आपका दक्षिणी अंडमान एवं ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान वांदूर वांदूर जो है विश्व के सबसे बड़े और दुर्लभ बृहत्काय रॉबर केकड़े यानी जेंट रॉबर क्रैब के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? तो महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान। भारत के पूर्वी तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट द्वीप के समीप स्थित है। भारत के पूर्वी तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप जो है आंध्र प्रदेश में पुलिकट द्वीप के समीप स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। यह द्वीप जो है पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तमिलनाडु में स्थित राम सेतु यानी कि तमिलनाडु में स्थित राम सेतु यानी एडम ब्रिज जो है भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर यानी धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका का मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। यानी कि तमिलनाडु में स्थित राम सेतु, तमिलनाडु में स्थित राम सेतु, ये तमिलनाडु हो गया ना। ये तो तमिलनाडु में स्थित राम सेतु जो है भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। ऐसे ऐसे है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण जल संधियां स्टेट चैनल, महत्वपूर्ण जल संधियां स्टेट और चैनल। महत्वपूर्ण जल संधियां स्टेट और चैनल। नाम अवस्थित 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय भारत और मालदीव के मध्य। 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और मालदीव के मध्य। 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और मालदीव के मध्य यानी कि भारत में है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय यानी लक्षद्वीप व लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों के मध्य। 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय व लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों के मध्य यानी लक्षद्वीप। 10 डिग्री चैनल जो है 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान व कार निकोबार के मध्य। 10 डिग्री चैनल जो है लघु अंडमान व कार निकोबार के मध्य यानी अंडमान द्वीप समूह एवं निकोबार द्वीप समूह के मध्य। अंडमान द्वीप समूह एवं निकोबार द्वीप समूह के मध्य 10 डिग्री चैनल। डंकन पैसेज जो है डंकन पैसेज लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के मध्य। डंकन पैसेज जो है लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के मध्य। कोको चैनल जो है कोको द्वीप यानी म्यांमार। कोको चैनल जो है कोको द्वीप यानी म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य व उत्तरी अंडमान के मध्य। पाक स्टेट जो है पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। पाक स्टेट जो है तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। मन्नार की खाड़ी जो है तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। मन्नार की खाड़ी जो है तमिलनाडु और श्रीलंका के
मध्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर सैडल पीक स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर जो है सैडल पीक स्थित है। तो डी उत्तरी अंडमान में, उत्तरी अंडमान में। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक 732 मीटर उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित है। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर शिखर जो है सैडल पीक 732 मीटर उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित है। दूसरा देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? तो ए सैडल पीक है, सैडल पीक। तीसरा सवाल देखिए, अंडमान और निकोबार, अंडमान व निकोबार भी बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अंडमान और व निकोबार बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। 4 नंबर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 200, 240, 220, 250। तो 4 का आंसर नहीं दिया गया है। 4 का आंसर जो है ना आपका नहीं दिया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों यानी आइलैंड, आइलेट्स, रॉक आउटक्रॉप्स की कुल संख्या 836 है, जिनमें लगभग 22 मुख्य द्वीप यानी निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों यानी आइलैंड की संख्या 572 है। 5 डिग्री चैनल, 5 डिग्री 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है ए अंडमान को निकोबार द्वीप से, अंडमान को निकोबार द्वीप से। 10 डिग्री चैनल जो है 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह, लघु अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप समूह यानी कार निकोबार द्वीप से अलग करता है। यानी 10 डिग्री चैनल जो है 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह यानी लघु अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप समूह यानी कार निकोबार द्वीप से अलग करता है। 6 नंबर देखिए, निम्नलिखित द्वीपों को युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो ये अंडमान और निकोबार यानी कि मामी, मिली, अन। ठीक है, 10 डिग्री हो गया अंडमान और निकोबार 10 डिग्री। 9 डिग्री हो जाएगा आपका यानी कि माँ से मालदीव और मी से मिनिकॉय यानी कि ये 8 डिग्री हो गया मालदीव और मिनिकॉय। 9 डिग्री हो गया मिनिकॉय और लक्षद्वीप, ल से लक्षद्वीप, ली है ना तो ल से लक्षद्वीप। 10 डिग्री हो गया और से अंडमान और निकोबार। यहाँ पर बोल रहा है कि 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है अंडमान और निकोबार। और ये जो है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर, निम्नलिखित में किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल अलग करता है? तो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा अन। मैंने कहा था मामी, याद रखिएगा, ट्रिक है याद करने का। मिली यानी कि मिली ऐसे या इधर से अन, अन मतलब अंडमान निकोबार 10 डिग्री हो जाएगा, ये 8 डिग्री हो जाएगा और ये 9 डिग्री हो जाएगा यानी मालदीव और मिनिकॉय, मिनिकॉय और लक्षद्वीप। समझ गए? इस तरह से सी नंबर हो जाएगा आपका अंडमान और निकोबार 10 डिग्री अंडमान और निकोबार है। ये ट्रिक याद रखिएगा या खुद अपने से ट्रिक बना सकते हैं या किसी और का ट्रिक अगर बेहतरीन हो तो उसको भी आप जो है अपने नोटबुक में, अपने जो भी बुक्स है उसमें जो है आप लिख कर रख सकते हैं, ताकि जो है और रिवीजन करते रहिएगा, ताकि जो है इससे जो सवाल जब भी आएगा उससे गलती नहीं होगी।
8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। दूसरा, बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। तीसरा, पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? सही पूछ रहा है तो केवल 1 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला सही है, ये गलत है, ये भी गलत है। 140 किलोमीटर नहीं, इससे ज़्यादा है। 1991 में नहीं, ये आगे का है। चलिए आगे देखते हैं। 1 नंबर सवाल सही है, केवल 1 सही पूछ रहा था, केवल 1 सही है, बाकी दोनों गलत है। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में श्री विजयपुरम भूतपूर्व पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। 140 दिया था। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, अतः कथन 1 सही है। बैरन द्वीप जो है ग्रेट निकोबार के उत्तर में 500 किलोमीटर से अधिक दूर है। 140 दिया था, यहाँ पर 500 किलोमीटर से अधिक दूर है, अतः कथन 2 असत्य है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। बैरन द्वीप में प्रथम अभिलिखित रिकॉर्डेड ज्वालामुखी उद्गार 1787 ईस्वी में दर्ज किया गया था। इसके पश्चात अब तक कई बार, जैसे वर्ष 1795, 1803 से 4, 1852 में, 1991 में, 1994 से 95 में, 2000 में, 2005-6 में, 2018 से 22 में, 2023 से पुनः उद्गार दर्ज किया गया था, अतः कथन 3 गलत है। इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। 9 नंबर, बैरन द्वीप अवस्थित है। बैरन द्वीप अवस्थित है ए बंगाल की खाड़ी में है। 10 नंबर सवाल देखिए। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो बैरन द्वीप का। 11 नंबर सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? निम्नलिखित में कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो डी बैरन द्वीप है। 12 नंबर सवाल देखिए। भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है। भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है। डी नारकोंडम एवं बैरन द्वीप। ये सभी जो है नहीं है, गलत है। भारत में केवल 2 ज्वालामुखी द्वीप माना जाता है, बैरन आइलैंड और नारकोंडम आइलैंड। दोनों ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अंडमान सागर में स्थित हैं और ज्वालामुखी की उत्पत्ति के हैं। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जहां कई बार विस्फोट दर्ज किए गए हैं। नारकोंडम द्वीप भी ज्वालामुखी यह मूल का है, परंतु वर्तमान में इसे निष्क्रिय या प्रसुप्त ज्वालामुखी माना जाता है। 13 नंबर सवाल देखिए। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है सी पुलिकट द्वीप के समीप। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट द्वीप के समीप स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। यह भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। चलिए 14 नंबर सवाल लेते हैं। राम सेतु एडम ब्रिज शुरू होता है। राम सेतु यानी एडम ब्रिज शुरू होता है ये धनुषकोडी से। राम सेतु यानी एडम ब्रिज भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। 15 नंबर सवाल देखिए। 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो ए सुमात्रा। ग्रेट निकोबार के निकट सुमात्रा ही होगा। श्रीलंका नहीं है, जावा नहीं है, बोर्नियो भी नहीं है। ग्रेट निकोबार भारत का दक्षिणतम द्वीप है। यह 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ के 7 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ अक्षांश एवं 93 डिग्री 37 मिनट ईस्ट से 93 डिग्री 56 मिनट ईस्ट के मध्य स्थित है। यह श्री विजयपुरम भूतपूर्व पोर्ट ब्लेयर से लगभग 540 किलोमीटर दूर स्थित है। यह इंडोनेशिया के द्वीप सुमात्रा में सबसे कम दूरी लगभग
145 किलोमीटर पर स्थित है। बोर्नियो, जावा एवं श्रीलंका की दूरी ग्रेट निकोबार से सुमात्रा की दूरी की तुलना में काफी अधिक है। अब हम लोग पढ़ेंगे बी नंबर, अरब सागर के द्वीप समूह। अरब सागर के द्वीप समूह के बारे में नोट्स देखते हैं। भारत में केरल के मालाबार तट, भारत में केरल के मालाबार तट के पास लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप समूह यानी कि ये जो ना, ये केरल हो गया, ये केरल हो गया और इधर ये आसपास में है। लक्षद्वीप समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। लक्षद्वीप जो है छोटे प्रवाल द्वीपों से है, यानी एटॉल से बना है। एटॉल बोला जाता है यानी प्रवाल, प्रवाल से बना है कौन? तो लक्षद्वीप समूह। पहले इनको लक्का द्वीप, पहले इनको लक्का द्वीप, मिनी कॉय तथा अमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। पहले इनको लक्का द्वीप, मिनी कॉय तथा अमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1973 में इनका, वर्ष 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। वर्ष 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। लक्षद्वीप जो है अरब सागर में केरल कोची तट से 220 से 240 440 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह है। लक्षद्वीप जो है अरब सागर में केरल के कोची तट से 220 से 440 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का क्या है? तो समूह है। ये ना, ये अरब सागर में, ये अरब सागर वाला पार्ट है पूरा। ये इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर हिंद महासागर है और ये केरल वाला पार्ट है ये। तो केरल के कोची तट से 220 से 440 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के केंद्र शासित प्रदेश भी है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश है भी है कौन? तो लक्षद्वीप। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर, इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 36 है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36 है। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी बसे हुए द्वीप को चेटलक, लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी बसे हुए द्वीप को चेटलक और सबसे दक्षिणी को मिनिकॉय कहते हैं। सबसे दक्षिणी को मिनिकॉय कहते हैं। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। मिनिकॉय जो है शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप भी है। यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप भी है। कवारती लक्षद्वीप की राजधानी है। कवारती लक्षद्वीप की राजधानी है जो कवारती द्वीप पर स्थित है, जो कवारती द्वीप पर स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोट अथवा एंड्रोथ है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोट अथवा एंड्रोथ है। एलिफेंटा द्वीप मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 41 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। एलिफेंटा जो है द्वीप मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 41 किलोमीटर की दूरी पर क्या है? तो स्थित है। सालसेट द्वीप जो है भारत के पश्चिम तटीय महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है या स्थित है। सालसेट द्वीप जो है भारत के पश्चिम तटीय महाराष्ट्र यानी कि ये जो है ना, ये महाराष्ट्र इधर ही। चलिए आगे हम लोग देख ले हैं, यहाँ देखते हैं अन्य द्वीप यानी अदर आइलैंड। गंगा का डेल्टा प्रदेशों, गंगा का डेल्टा प्रदेशों भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों तथा मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी में अनेक द्वीप स्थित है। मन्नार की खाड़ी में अनेक द्वीप स्थित है। इन द्वीपों में पीरम यानी खंबात की खाड़ी, इन द्वीपों में पीरम यानी खंबात की खाड़ी, भैंसला, भैंसला यानी बैसला, काठियावाड़, दीव, बैदा, नोरा, पिरोतन, करुम्भार, कच्छतट, खड़िया बेट, अलिया बेट, खड़िया बेट, अलिया बेट, नर्मदा तापी मुहाने के पास बुचर यानी जवाहर द्वीप, बुचर यानी जवाहर द्वीप, करंजा यानी उड़न द्वीप, करंजा यानी उड़न द्वीप, क्रॉस यानी मुंबई के पास, क्रॉस यानी मुंबई के पास, भटकल, पिजन, नितरानी द्वीप, सेंट मैरी मंगलोर तट के पास, सेंट मैरी मंगलोर तट के पास, अंजित द्वीप, अंजित द्वीप जो है अंजित द्वीप करवार तट के पास, अंजित द्वीप करवार तट के पास, बाइपिन कोच्चि के पास, बाइपिन कोच्चि के पास, व्हीलर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, महानदी ब्रह्माणी के मुहाने के पास, महानदी ब्रह्माणी के मुहाने के पास, न्यू मूर एवं गंगा, न्यू मूर एवं गंगा सागर है गंगा डेल्टा में,
नीमुर एवं गंगा सागर, गंगा डेल्टा में इत्यादि। भारत के कुछ प्रमुख द्वीप है, भारत के कुछ प्रमुख द्वीप है कोरिक्रिक अथवा निवेशिका, कोरिक्रिक अथवा निवेशिका एक ज्वारीय क्रीक है, एक ज्वारीय क्रीक है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवादित सर क्रीक कच्छ के रण में स्थित एक लगभग 92 किलोमीटर लंबा जलीय दलदली क्षेत्र है। यानी कि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवादित सर क्रीक जो है कच्छ के रण में स्थित एक लगभग 92 किलोमीटर लंबा जलीय दलदली क्षेत्र है। यह भारत के गुजरात है, भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। मुख्य विवाद जो है कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण बरकरार है। फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण क्या है, तो बरकरार है। प्रश्न को पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? बी, अरब सागर में। ये जो है ना, अगर अरब सागर है तो इसी अरब सागर में। लक्षद्वीप अरब सागर में केरल के कोच्चि तट दक्षिण पश्चिम भारत से 220 से 440 किलोमीटर दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह है। ये भारत में केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल यानी एटॉल यानी प्रवाल उत्पत्ति के हैं। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों यानी कि लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। द्वीपों की संख्या कुल संख्या कितनी है? तो 36 है। लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी बसे द्वीप को चैटलस, लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी बसे द्वीप को चैटलस और सबसे दक्षिणी द्वीप को मिनिकॉय कहा जाता है। यानी सबसे दक्षिणी द्वीप को मिनिकॉय कहा जाता है। मिनिकॉय जो है शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। मिनिकॉय जो है शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप भी है। यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप भी है। कवारती लक्षद्वीप की राजधानी है। कवारती जो है लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कवारती द्वीप पर स्थित है, जो कवारती द्वीप पर ही स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोट अथवा एंड्रोथ है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो एंड्रोट है अथवा एंड्रोथ है। 2 नंबर सवाल देखिए। 2 नंबर सवाल, निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप एटॉल्स पाए जाते हैं? निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल यानी एटॉल्स पाए जाते हैं? तो सी, लक्षद्वीप के निकट। 3 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो डी, लक्षद्वीप है। 4 नंबर सवाल देखिए, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है ए, दक्षिण पश्चिम भारत में। दक्षिण पश्चिम भारत में। 5 नंबर सवाल देखिए, लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? तो सी, 36 है। 6 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्काद्वीप द्वीप समूह का अंग नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा द्वीप जो है लक्काद्वीप द्वीप समूह का अंग नहीं है? ये तिलनचोंग 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 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का अंग है। तिलनचोंग जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अंग है। से सभी द्वीप लक्काद्वीप यानी लक्षद्वीप द्वीप समूह के अंग है। यानी कि लक्काद्वीप लक्षद्वीप द्वीप समूह के अंग है। 7 नंबर सवाल देखिए, लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, द्वीपों का यह समूह छोटे मूंगा द्वीपों से बना है। द्वीपों का यह समूह छोटे मूंगा द्वीपों से बना है। दूसरा, पहले इन्हें लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता है। पहले इन्हें लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता है। तीसरा, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के निकट स्थित द्वीप समूह। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के निकट स्थित द्वीप समूह। उक्त में से कौन सा कथन सही है? उक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आपका जो है राइट आंसर बी है। यानी कि एक सही है और 2 सही है।
3 नंबर गलत है। तमिलनाडु के पूर्व मंडल तट के निकट स्थित द्वीप समूह नहीं, सही पूछ रहा है। तो आपका 1 और 2 सही हुआ। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। लक्षद्वीप प्रवाल द्वीपों और चट्टानों से बना एक द्वीप समूह है जो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। सभी द्वीप केरल के तटीय शहर कोच्चि से 220 से 440 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। अतः यह केरल के मालाबार तट के निकट स्थित द्वीप समूह है। फल इसे लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप द्वीप समूह यानी लक्काद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनी द्वीप आइलैंड के नाम से जाना जाता था, जिसका वर्ष 1973 में नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया। इसे वर्ष 1995 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था। 8 नंबर सवाल देखिए। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। तो ए परवाल उत्पत्ति का द्वीपों का समूह लक्षद्वीप परवाल उत्पत्ति का है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप परवाल उत्पत्ति का है। भारत में परवाल भेटिया है। भारत में परवाल भेटिया यानी कोरल रीफ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप मालवन राष्ट्रवन, लक्षद्वीप मालवन महाराष्ट्र एवं कच्छ की खाड़ी आदि में पाए जाते हैं। 9 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में प्रवाल भेटी नहीं पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भेटी नहीं पाई जाती है? प्रवाल भेटी नहीं पाई जाती है। तो ये कैम्ब्रिज की खाड़ी में नहीं पाई जाती है, नहीं पूछ रहा है। तो कैम्ब्रिज की खाड़ी में प्रवाल भेटी नहीं पाई जाती है। मन्नार में पाई जाती है, समझ गए। कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है। लक्षद्वीप और मणिकाय तो परवाल से बना ही है, ये सब में पाई जाती है। कैम्ब्रिज की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। 10 नंबर। निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा को सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? निम्न में से कौन सा द्वीप जो है भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? इसे मिनिकॉय। उपयुक्त विकल्पों में दिए गए द्वीपों में से मिनिकॉय द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, जबकि भटकल, अर्नाला एवं हेनरी द्वीप अपतटीय द्वीप की श्रेणी में आते हैं। 11 नंबर सवाल देखिए। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है? निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप जो भारत और श्रीलंका के मध्य है? उसी रामेश्वरम। विकल्प में दिए गए द्वीपों में से रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है रामेश्वरम। 12 नंबर सवाल देखिए। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर तो डी मुंबई है। मुख्यतः एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। श्री विजयपुरम भूतपूर्व पोर्ट ब्लेयर का कुल क्षेत्रफल मुंबई के क्षेत्रफल से अधिक है, परंतु नगरीय क्षेत्र की दृष्टि से मुंबई का क्षेत्रफल पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्रफल से क्या है? तो अधिक है। 13 नंबर सवाल देखिए। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है तो डी साल्सेट है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप साल्सेट द्वीप है, जिस पर मुंबई शहर स्थित है। 14 नंबर सवाल देखिए। सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए एवं नीचे दिए गए पुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। द्वीप और अवस्थिति। बेअंत सायोधार, पेरम द्वारका द्वीप, काठियावाड़ तट, अरब सागर तट, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। तो इसको छोटा करना पड़ेगा तब जाके ये मिलान हो पाएगा। इसको और छोटा करना पड़ेगा। तो द्वीप है, अवस्थिति है, मिलान करना है। तो आपका हो जाएगा ए का बेअंत सायोधार। ए का आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब कलर चेंज कर लेते हैं। बी का हो जाएगा आपका पेरम जो खंबात की खाड़ी में है, कलर चेंज। सी का हो जाएगा आपका 2, सी का 2 हो जाएगा। और डी का आपका हो जाएगा दीव का काठियावाड़ तट। तो इस तरह से राइट आंसर ए का 3, बी का ए का 3 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है। तो ए का 3, बी का 4, ठीक है, सी का 2, डी का नहीं, यानी कि राइट आंसर
बी सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिए गए द्वीप का उनकी अवस्थिति का सम्मेलन निम्न अनुसार है। द्वीप अवस्थिति व्यंत सयोधर यानी व्यत शंकोधर कच्छ की खाड़ी में पड़ता है। पीरम जो है खंबात की खाड़ी में पड़ता है। द्वारका जो है अरब सागर तट में पड़ता है। दीव जो है कठियावाड़ तट में पड़ता है। नोट, व्यंत सयोधर द्वीप को वेट यानी वेयत द्वारका कहते हैं, अतः वेट द्वारका भी कच्छ की खाड़ी में स्थित है। 15 नंबर, दीवी द्वीप किसकी सरिताओं के मध्य स्थित है? दीवी द्वीप जो है किसकी सरिताओं के मध्य स्थित है? तो डी कृष्णा। दीवी द्वीप या द्वीवी सीमा द्वीप आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित एक डेल्टाई क्षेत्र है, जहाँ कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह कृष्णा नदी की सरिताओं के मध्य है। यह द्वीप अक्सर चक्रवातों तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता है, जिससे भारी मात्रा में जनधन की हानि होती है। 16 नंबर देखिए, कोरी क्रीक निविष्का स्थित है। कोरी क्रीक निविष्का स्थित है तो डी कच्छ के रन में। ये 2 बार सवाल पूछा गया है। कोरी क्रीक निवेशिका एक ज्वारीय क्रीक है जो कच्छ के रन में स्थित है। यह एक दलदली भूमि है जो भारत एवं पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित है। इस पर भारत का नियंत्रण है। 17 नंबर, सर क्रीक विवाद किन देशों के मध्य है? सर क्रीक विवाद किन देशों के मध्य है? तो ए भारत और पाकिस्तान। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवादित सर क्रीक कच्छ के रन में स्थित लगभग 92 किलोमीटर लंबा एक ज्वारीय दलदली क्षेत्र है। यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण बरकरार है। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। पहला हम लोग राज्य के बारे में पढ़ते हैं। चलिए नोट्स है तो नोट्स देखते हैं। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 26 जनवरी 2020 से भारत में 8 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत की राजधानी कहाँ है? तो नई दिल्ली है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली यानी संपूर्ण एनसीटी के अतिरिक्त हरियाणा उप क्षेत्र के तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, चरखी दादरी, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद एवं करनाल जिले उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र के तहत मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली एवं बागपत जिले तथा राजस्थान उप क्षेत्र के तहत अलवर एवं भरतपुर जिले शामिल है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पंजीयक कार्यालय के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्यों में राजस्थान कितना है? कितना? 34 लाख सॉरी 3,42,239 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश जो है आपका कितना है? तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। महाराष्ट्र है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश है 2,46,928 किलोमीटर तथा गुजरात है 1,98,244 वर्ग किलोमीटर शामिल है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश का इतना है यानी कि इतना। उत्तर प्रदेश की जो है 19,98,12,341 है। महाराष्ट्र है 11,23,74,333 वर्ग किलोमीटर और बिहार में है 10,40,99,452। तथा पश्चिम बंगाल है कितना? तो 9,12,76,115 है।
उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से स्पर्श करने वाले कुल 8 राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो इस प्रकार है: हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। मध्य प्रदेश की सीमा वर्तमान में 5 राज्यों गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगी हुई है। किसकी? तो मध्य प्रदेश की सीमा। मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल नगर, यानी 23 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश पर आधार कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री के दक्षिण में स्थित है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2024 के बाद आंध्र प्रदेश की सीमाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु अर्थात कुल 5 राज्यों से लगी हुई है। यदि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश से यनम क्षेत्र को जोड़ा जाए तो यह सीमा 6 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश से लगी मानी जाएगी। तेलंगाना राज्य की सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश को स्पर्श करती है। कर्नाटक की सीमा जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरल तथा तमिलनाडु अर्थात कुल 6 राज्यों से लगी हुई है। ये सब मैप द्वारा बताने वाली चीजें हैं और ये छोटा सा स्क्रीन है, उंगली से बनाना पड़ता है। एक एक चीज को डिफाइन करना मुश्किल है। बहुत संसाधन तो मेरे पास काफी है। जिस दिन संसाधन आ जाएंगे ना, घटना चक्र को तो घटना चक्र की ही तरह पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे कि उस तरह से अभी कोई भी नहीं पढ़ाता है पूरे यूट्यूब पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। केरल की सीमाएं कर्नाटक और तमिलनाडु अर्थात 2 राज्यों से लगी हुई है। पुदुचेरी के माहे को जोड़ने से केरल की सीमाएं 3 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से लगी हुई मानी जाएगी। अब देखते हैं भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। ये देखिए पूरा राज्य है सब। देखिए यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार सब है। पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये लक्षद्वीप है। और के पुदुचेरी, माहे, गोवा, पणजी यहाँ पर है। पुदुचेरी कराईकल है, पुदुचेरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं तमिलनाडु की सीमाएं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश अर्थात कुल 3 राज्यों और पुदुचेरी केंद्र शासित मुख्य क्षेत्र तथा कराईकल क्षेत्र अर्थात कुल 4 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से लगी हुई मानी जाती है। पंजाब राज्य की सीमाएं राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगी हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्य की सीमाओं को स्पर्श करती है। सब मैप के द्वारा जो है ना बताया जाएगा, एक एक को तोड़ के बताया जाएगा ना। ये पूरा लाइन है, ये करीब करीब 1 घंटा हो जाएगा सिर्फ इसी को। उत्तर पूर्व राज्यों जिसे अक्सर सातवाहनों के नाम से तथा सिक्किम को सातवाहनों का भाई किसे कहा था? तो सिक्किम को कहा था के नाम से जाना जाता है। सातवाहनों के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल है। असम राज्य की सीमाएं कुल 7 राज्यों से मिलती है। असम के सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय है। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का छोटा एवं स्थलबद्ध राज्य है। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल आपका कितना है? 22,327 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण भारत के भू सतह का 0.7% है। मणिपुर के पहाड़ी जिले राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 90% यानी कि 20,089 वर्ग किलोमीटर है, जबकि घाटी राज्य के कुल क्षेत्रफल का केवल 10वां यानी कि 2,238 किलोमीटर है। होमडिज मणिपुर के लोकतक झील में तैरने वाले छोटे छोटे भूखंड या द्वीप है। इनका निर्माण लटकी हुई सिल्ट यानी इनका निर्माण जो है लटकी हुई सिल्ट से बंधे अपतृणों, मिट्टी एवं अन्य जैविक पदार्थों तथा सड़ती हुई वनस्पतियों से हुआ है। होमडिज हरिण प्रजाति संगाई होमडिज हरिण प्रजाति संगाई का प्राकृतिक निवास स्थल है। 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अरुणाचल प्रदेश के लगभग
मध्य भाग से होकर गुजरती है। 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अरुणाचल प्रदेश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का लगभग 78.67 यानी कि अरुणाचल प्रदेश का 78.67% भाग वनावरण के अंतर्गत आता है, यानी भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार। राजस्थान का मरुक्षेत्र विश्व का सबसे घना मरुस्थल है। राजस्थान का मरुक्षेत्र जो है विश्व का सबसे घना मरुस्थल है। कर्नाटक की सूचना प्रौद्योगिकी का गढ़, आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। कर्नाटक में ही भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बेंगलुरु शहर स्थित है। बेंगलुरु शहर कर्नाटक में ही। मलनाड कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है जो वन संरक्षित क्षेत्र से आच्छादित है। पाट पाट अंचल यानी पाट रीजन छोटानागपुर प्रदेश में अवस्थित है। इस क्षेत्र में पहाड़ी शिखर युक्त प्राप्त होते हैं। छोटानागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत है। छोटानागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत है। आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की खान यानी आंध्र प्रदेश कोल्लूर की खान से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। इसी कारण इस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। विदर्भा विदर्भा महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। विदर्भा जो है महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। प्राचीन विदर्भ क्षेत्र का अंतर्गत नागपुर और अमरावती दो डिवीजन है, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र के नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, अकोला, वर्धा, बुल्ढाना, यवतमाल, भंडारा, गोंदिया, वाशिम और गढ़चिरौली जिले आते हैं। लातूर महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है जिसका मुख्यालय लातूर ही है। लातूर का पूरा जिला समुद्र तल से 540 से 638 मीटर की ऊंचाई पर बालाघाट पठार पर स्थित है। इस जिले में 30 सितंबर 1993 को भीषण भूकंप आया था। पहला देखिए लातूर किस प्रांत में है? भी महाराष्ट्र में है। लातूर महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है। लातूर जो महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है। 2 नंबर देखिए, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह भी महाराष्ट्र का अंग है। महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भा जो है महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। विदर्भ जो है महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। 3 नंबर पाट अंचल यानी रीजन अवस्थित है। पाट अंचल यानी पाट रीजन अवस्थित है सभी झारखंड में। पाट यानी पाट अंचल यानी पाट रीजन छोटानागपुर क्षेत्र में अवस्थित है। इस क्षेत्र में समतल शीर्ष वाले पठारी भाग यानी पाट पाए जाते हैं तथा क्षेत्र में पहाड़ी शिखर भी प्राप्त होते हैं। छोटानागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है, अतः विकल्प भी सही उत्तर है। चलिए अगला जाते हैं हम लोग। 4 नंबर झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? तो भी झारखंड में। झुमरी तलैया झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित है। 5 नंबर भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? एक आंध्र प्रदेश को के कोल्लूर की खान से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। इसी कारण इस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। 6 नंबर सवाल देखिए, मणिपुर का अधिकांश धरातल है। बी पर्वतीय है। मणिपुर के पहाड़ी जिले राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 90% यानी कितना 20,089 वर्ग किलोमीटर है, जबकि घाटी राज्य के कुल क्षेत्रफल का केवल 10वां हिस्सा यानी 2,238 वर्ग किलोमीटर है। 7 नंबर मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद यानी सिल्ट से बंधे अपतृण यानी गिट्स और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों यानी फ्लोटिंग आइलैंड पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को कहते हैं सी कुम्डी।
होमडी जो है मणिपुर के लोकतक झील में तैरने वाले द्वीप है। 8 नंबर देखिए, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? इसी कर्नाटक को। सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़ कर्नाटक राज्य को आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। कर्नाटक में ही भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बेंगलुरु शहर स्थित है। 9 नंबर, कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। भारत कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, तो ये बेंगलुरु में है। 10 नंबर सवाल की, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? तो आपका सही सुमेलित है पिछले औरंगाबाद आंध्र प्रदेश में नहीं है, आपका हुबली महाराष्ट्र में नहीं है, गुंटूर उड़ीसा में नहीं है, पालनपुर गुजरात में है। राइट आंसर बी सही है। तो प्रयुक्त का सम्मेलन निम्न अनुसार है। औरंगाबाद वर्तमान छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र में, पालनपुर गुजरात, हुबली कर्नाटक में, गुंटूर आंध्र प्रदेश में। गुंटूर कर्रम फिल्म आई थी ना महेश बाबू की। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? डी आंध्र प्रदेश मलनाड। मलनाड जो है कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है जो वन संरक्षित क्षेत्र आच्छादित है, अतः मलनाड कर्नाटक का क्षेत्र है, न कि आंध्र प्रदेश का। अन्य विकल्पों को युग्म सही सम्मिलित है। स्पष्ट है कि सही उत्तर विकल्प डी है। 12 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? पहला अम्बाला, दूसरा खुर्जा, तीसरा करनाल, चौथा रोहतक। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो कूट से सही उत्तर चुनना है। निम्नलिखित नगरों में से कौन जो है राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? तो अवस्थित है, सही उत्तर चुनना है तो चुनना। इसमें से सभी जो है आपका ऑप्शन जो है दिया गया है, अब सभी ऑप्शन जो है इसमें का सभी ऑप्शन जो है गलत है, इसलिए आंसर नहीं दिया गया है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न काल के दौरान दिए गए सभी विकल्प गलत है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संपूर्ण एनसीटी के अतिरिक्त हरियाणा क्षेत्र उप क्षेत्र के तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, चरखी दादरी, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद, करनाल जिले उत्तर प्रदेश क्षेत्र के तहत मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली एवं बागपत जिले सरायरंजन उप क्षेत्र के तहत अलवर एवं भरतपुर जिले शामिल है। खुर्जा नगर बुलंदशहर जिले में आता है। स्पष्ट है कि अम्बाला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है। हरियाणा के अम्बाला नगर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रति चुंबकीय क्षेत्र यानी काउंटर मैग्नेट एरिया के रूप में विकसित किए जाने की योजना है, अतः वर्तमान स्थिति के आधार पर विकल्प डी सही उत्तर है। 13 नंबर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है बी पंजाब का भाग। 14 नंबर देखिए, यदि कोई पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करे तो नीचे दिए हुए विकल्पों में से मिलने वाले 4 नगरों या शहरों का कौन सा सही क्रम है? यदि कोई पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करे तो नीचे दिए हुए विकल्पों में से मिलने वाले 4 नगरों या शहरों का कौन सा क्रम सही है? तो बी बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा, नौगांव। पश्चिम से पूर्व ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट उपर्युक्त नगरों शहरों का सही क्रम इस प्रकार है: बीकानेर राजस्थान, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, दरभंगा बिहार, नौगांव असम। 15 नंबर सवाल देखिए, दिए गए चित्र में दिखाए गए जम्मू और कश्मीर के एक हिस्से में खाका मानचित्र ए बी सी डी और चिन्हित स्थान क्रमशः निरूपित करते हैं।
ये आपका ए बी सी है, यहाँ पर बी है, डी ये है, सी है, बी है, ई है। तो क्या निरूपित करते हैं, ये हिमाचल प्रदेश यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको जो है यहाँ पर क्या निरूपित करता है, तो इसको देखना पड़ेगा थोड़ा। यहाँ पर आइए, सी बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग और कारगिल। बारामूला, श्रीनगर, अनंत और कारगिल को ये इंगित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आईएएस के एग्जाम में पूछा गया सवाल है 1999 में। जम्मू और कश्मीर के उपयुक्त दिए गए मानचित्र में ए बी सी और डी से चिन्हित स्थान इस प्रकार है। ए बारामूला, बी श्रीनगर हो जाएगा, सी हो जाएगा अनंतनाग और डी हो जाएगा कारगिल। 31 अक्टूबर 2019 से कारगिल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का भाग है। अन्य तीनों चिन्ह असल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के भाग है। 16 नंबर सवाल देखिए, निम्न वाक्यों में कौन सा सही है, निम्न वाक्यों में कौन सही है। तो ए, मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है, मध्य प्रदेश की सीमा जो 7 राज्यों से लगी है। भोपाल जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो गलत है, दक्षिण में है। और पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती है, ये भी गलत है। और अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है, ये भी गलत है। तो सही है आपका ए नंबर सही है। प्रश्न काल काल में विकल्प ए सही उत्तर था। वर्तमान संदर्भ में मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगी हुई है, अतः कथन 1 क्या है, तो गलत है। जिस समय प्रश्न किया गया था उस समय, यानी कि जो है आपका जिस समय 1993 में किया गया था, तो उस समय जो है सही था, लेकिन अब के समय में ये गलत आंसर है। इस समय 2026 के अनुसार भोपाल जिला का विस्तार 23 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 53 मिनट 23 डिग्री 53 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, जबकि भोपाल नगर जो है 23 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, अर्थात कर्क रेखा 23.5 डिग्री के दक्षिण में स्थित है, न कि उत्तर में, अतः कथन भी गलत है। पंजाब राज्य की सीमाएं राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगी हुई है, अतः कथन सी गलत है। यहाँ पर दिया था कि जम्मू कश्मीर की जो है ना सीमा, यानी पंजाब की सीमा जम्मू कश्मीर से नहीं लगती है, लेकिन यहाँ तो लगती है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय पार्क है। बोला था कि अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 राष्ट्रीय पार्क है, नामदफा और मौलिंग। अतः यह कहना कि अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है गलत है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1993 में जब यह प्रश्न पूछा गया था, उस समय मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती थी, इसलिए तत्कालीन संदर्भ में विकल्प ए सही था। वर्तमान संदर्भ में चारों विकल्प क्या है, तो गलत है। वर्तमान में ये चारों विकल्प जो है गलत है। सवाल नंबर 17, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अपने उत्तर का चयन निम्नांकित फोटो से करें, इसको छोटा करना पड़ेगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, अपने उत्तर का चयन निम्नांकित फोटो से करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा पहले हो जाएगा, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। तो पहले मध्य प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद बिहार हो जाएगा, यानी कि 3 3 4 1 2। राइट आंसर डी। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महाप्रबंधक कार्यालय के अनुसार राज्यों का क्षेत्रफल अवरोही क्रम में इस प्रकार है। राज्य क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में, मध्य प्रदेश कितना है, कितना 3,08,252। उत्तर प्रदेश है 2,40,928। आंध्र प्रदेश है 1,60,205 और बिहार का 94,163 है क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में।
नोट, आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल राज्य सरकार की वेबसाइट से लिया गया है, न कि केंद्र सरकार या भारत सरकार। 18, निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तो राइट आंसर डी, तमिलनाडु। IS3 2003 में सवाल पूछा गया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महापंजीयक कार्यालय के अनुसार राज्यों का क्षेत्रफल अवरोही क्रम में इस प्रकार है। राज्य क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में गुजरात है 1,96,244 वर्ग किलोमीटर, कर्नाटक 1,91,791, आंध्र प्रदेश है 1,60,205, तमिलनाडु है 1,30,060 वर्ग किलोमीटर में। नोट, आंध्र प्रदेश क्षेत्रफल जो है राज्य सरकार की वेबसाइट से लिया गया है, समझ गए। 19 नंबर सवाल देखिए, 19 नंबर, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार जो है, क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो डी, चौथा है। क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत के शीर्ष 4 राज्य हैं। राजस्थान का सबसे ज्यादा है 3,42,239 किलोमीटर, मध्य प्रदेश है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। 20 नंबर सवाल देखिए, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। सी। 21 नंबर देखिए, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। 22 नंबर देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान यानी 2011 जनगणना पर है? तो राइट आंसर डी, महाराष्ट्र है। 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है। 23 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम है? तो सी, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। 2012 में पूछा गया, उत्तराखंड PCS के फ्री में। उपर्युक्त राज्यों एवं उनके क्षेत्रफल का विवरण इस प्रकार है। राज्य क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में, छत्तीसगढ़ कितना है 1,35,192, झारखंड है 79 यानी कि 79,716 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश है 55,673 वर्ग किलोमीटर, उत्तराखंड है 53,483 वर्ग किलोमीटर में। 24 नंबर सवाल देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक। राइट आंसर हो जाएगा आपका, पहले हो जाएगा आपका कौन सा? तो राजस्थान हो जाएगा, उसके बाद से हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाता है, उसके बाद से हो जाता है कर्नाटक हो जाता है, उसके बाद से हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा, यानी 1 3 4 ऐसे 1 3 4 2। राइट आंसर सी। निम्नलिखित राज्यों का क्षेत्रफल के अनुसार घटता हुआ क्रम इस प्रकार है। राजस्थान इतना है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर, कर्नाटक है 1,91,791 वर्ग किलोमीटर, तमिलनाडु है 1,30,060 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार स्पष्ट है कि विकल्प सी सही उत्तर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 25 नंबर, निम्न में से कौन सा राज्य या क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? राइट आंसर डी, उत्तराखंड। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महापंजीयक कार्यालय के अनुसार उपर्युक्त राज्यों का क्षेत्रफल इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश है 2,40,928, मध्य प्रदेश है
8,252। राजस्थान का है 3,42,239। उत्तराखंड का है 53,483। अतः स्पष्ट है कि उत्तराखंड राज्य उपर्युक्त राज्यों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। 26 नंबर देखिए, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में बढ़ा हुआ राज्य है, तो राइट आंसर बी बिहार है। संपूर्ण राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य या क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य था। तेलंगाना के गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 13वां हो गया। ज्ञातव्य है कि जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के उपरांत क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान पुनः 12वां हो गया है। 27 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती है? निम्नलिखित राज्यों में से कौन जो है उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती है? पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। राइट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा सीमावर्ती, यानी उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती हो जाएगा तो राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उसके बाद झारखंड हो जाएगा, यानी 2 3 4 2 3 4 राइट आंसर बी होगा। उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करने वाले कुल 8 राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो इस प्रकार है: हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। विकल्प में प्रस्तुत पंजाब राज्य है राज्य उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य नहीं है। 28 नंबर, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी 7। असम राज्य की सीमाएं कुल 7 राज्यों से मिलती है। बीपीएससी प्री 2001 में पूछा गया था, 45 बीपीएससी में। 29 नंबर सवाल देखिए, 29 नंबर, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ है। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ है तो बिहार के साथ, बिहार के साथ। छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार के साथ स्पर्श नहीं करती है, उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि नहीं लगती है। 30 नंबर, निम्न नगरों में से माध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? निम्न नगरों में से माध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? राइट आंसर है बेंगलुरु। बाकी सबका बाकी गलत है। आईएएस प्री 2003 में पूछा गया था। उपर्युक्त दिए गए नगरों के समुद्र तल से माध्य ऊंचाइयां लगभग इस प्रकार है: बेंगलुरु, पूर्ण नाम बेंगलोर 920 मीटर, दिल्ली आपका 213 से 305 मीटर, जोधपुर 250 से 300 मीटर, नागपुर 312.41 मीटर। आपका स्पष्ट है कि बेंगलुरु की ऊंचाई जो है दिए गए अन्य सभी नगरों से अधिक है। 31 नंबर, निम्न में से कौन से कथन राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए सही है? सही उत्तर के चयन हेतु नीचे दिए गए कूट का उपयोग कीजिए। पहला, यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। दूसरा, यह लगभग कितना है? 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। 3 नंबर, यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र कृषि हेतु उपयुक्त है। यहाँ जो है केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है। 4 नंबर, शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर खूब प्रभाव पड़ा है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर खूब प्रभाव पड़ा है। 31 नंबर का हो जाएगा आपका तो 31 नंबर था, निम्न में कौन सा कथन राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए सही है? सही उत्तर के चयन हेतु नीचे दिए गए कूट का उपयोग कीजिए। यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसके कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है। 4 नंबर, शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर पूर्व प्रभाव पड़ा है, तो राइट आंसर डी होगा इसका।
चारों चारों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का मरु क्षेत्र विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह अनुमानित 4000 से 10,000 वर्ष पुराना है। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र कृषि हेतु उपयुक्त है। सिंचाई सुधारों में विकास के फलस्वरूप शुरू बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर खूब प्रभाव पड़ा है। 32 नंबर सवाल देखिए। भारत एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। दूसरा, इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आव- आव- आवरण के अंतर्गत है। तीसरा, 12% से अधिक वन आच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक ऊपर दी गई सभी विशेषताओं से युक्त है? राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग एवं उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरती है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के लगभग 78.67% प्रश्नकाल के दौरान 80% से अधिक भाग वनावरण के अंतर्गत है तथा यहाँ का लगभग 11.90% वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित वन के नेटवर्क ISFR 2021 में शामिल है। चलिए आगे देखते हैं। 33 नंबर, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों के 7 वाहनों का भाग नहीं है? कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों के 7 वाहनों का भाग नहीं है? राइट आंसर बी, पश्चिम बंगाल। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 वाहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल इससे सम्मिलित नहीं है। 34, वर्ष 1953 में जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी? तो बी, कर्नूल बनी। मद्रास राज्य के अंतर्गत तेलुगु भाषियों के अधिकारों के लिए आमरण अनशन करने वाले अमरजीवी पोटू श्रीरामुलु की मृत्यु के पश्चात हुए जन आंदोलन के फलस्वरूप 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाया गया जिसकी राजधानी कर्नूल बनी। 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश में हैदराबाद स्टेट के तेलंगाना क्षेत्र के संविलीन होने के पश्चात इसकी राजधानी हैदराबाद बनाई गई। चलिए अगला देखते हैं। 35 नंबर, देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? डी, उत्तर प्रदेश में। उपर्युक्त विकल्पों में दिए गए राज्यों के जिलों की संख्या निम्नवत है। उपर्युक्त विकल्पों में दिए गए राज्यों के जिलों की संख्या निम्नवत है। मध्य प्रदेश 55, महाराष्ट्र 36, तमिलनाडु 38, उत्तर प्रदेश 75। देश के उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जिले हैं। वर्तमान समय में मार्च 2025 तक उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। अगला सवाल देखिए। 36, भौगोलिक क्षेत्रफल के यानी भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? बी, कच्छ है। कच्छ 66 BPSC प्री 2020 में पूछा गया है। संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार दिए गए जिलों का कुल क्षेत्रफल निम्नलिखित है। जिला, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। लेह लद्दाख 45,100, कच्छ यानी गुजरात 45,674, जैसलमेर राजस्थान 38,401, बाड़मेर यानी राजस्थान 38,387। अतः विकल्प बी सही उत्तर है। 37 नंबर सवाल देखिए। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। सी, 4 राज्यों की सीमाएं। पर्वतमालाओं एवं जंगलों से आच्छादित तथा प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण मिर्जापुर के दक्षिणांचल को 4 मार्च 1989 को विभाजित कर जनपद सोनभद्र का सृजन किया गया था। सोनभद्र जिले की सीमा 4 राज्यों की सीमाओं का स्पर्श करती है जो है छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश तथा झारखंड। 38 नंबर, 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? तो राइट आंसर बी, केवल कर्नाटक। IS3 2007 में सवाल पूछा गया है।
प्रश्न काल के दौरान विकल्प सी सही उत्तर था। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद दिए गए राज्यों उनकी सीमाओं की स्थिति के आधार पर सर्वाधिक राज्य की सीमाओं का स्पर्श करने वाला राज्य कर्नाटक है। वर्तमान में विकल्प बी सही उत्तर हो गया। 39वां सवाल देखिए, निम्नलिखित राज्यों के समूहों से कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? राइट आंसर ए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। तेलंगाना राज्य की सीमा सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश को स्पर्श करती है। 40 नंबर, निम्न में से कौन सा मेल नहीं है? बी, मणिपुर और आइजोल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, जबकि आइजोल मिजोरम की राजधानी है। अन्य विकल्प सही सम्मिलित है। 41 नंबर सवाल देखिए, गुजरात की राजधानी कौन सी है? गुजरात की राजधानी कौन सी है? तो सी, गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। 42, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो जयपुर है। राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर, राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर है। 43 नंबर, ईटानगर किस राज्य की राजधानी? ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? तो डी, अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, जबकि मिजोरम की राजधानी आइजोल है। त्रिपुरा की अगरतला है। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है। 44 नंबर सवाल देखिए, भारत के 29वें राज्य की राजधानी है। भारत के 29वें राज्य की राजधानी है हैदराबाद। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती है। 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इनके पीछे 2016 में सवाल पूछा गया है। 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? सी, मिजोरम और आइजोल। सी नंबर, उपयुक्त प्रश्न में प्रदत्त राज्यों की राजधानी इस प्रकार। राज्य और राजधानी: असम, दिसपुर, मेघालय, शिलांग, मिजोरम, आइजोल, नागालैंड, कोहिमा। 46 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? सी, बेंगलुरु। चंडीगढ़, भुवनेश्वर और गांधीनगर सुनियोजित राजधानी नगर है, जबकि बेंगलुरु सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। 47 नंबर, सूची 1 राज्य एवं सूची 2 की राजधानियों को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2: असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। असम का है दिसपुर होता है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर और मेघालय की शिलोंग है। इस तरह से असम का यानी ए का आपका हो जाएगा 3, बी का 2, ए का 3, बी का 2, ए का 3, बी का 2, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रश्नगत राज्यों उनकी राजधानी का सम्मिलित इस प्रकार है। असम की राजधानी दिसपुर, नागालैंड की कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, मेघालय की राजधानी शिलांग है। अतः अभिष्ट उत्तर विकल्प बी होगा। 48 नंबर, सूची 1 राज्य एवं सूची 2 को राजधानियों से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 राज्य, सूची 2 राजधानी। असम, मिजोरम, गुजरात, मणिपुर। असम की राजधानी दिसपुर है, मिजोरम के आइजोल है, गुजरात की गांधीनगर है, मणिपुर का इम्फाल है। तो इस तरह से हो जाएगा बी नंबर, यानी कि ए का 3 और बी का 4। ए का 3, ए का 3, ए का 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है बी का 4, सी का 1 और बी का 2। राइट आंसर आपका बी होगा। सही सुमेल इस प्रकार है। राजधानी: असम, दिसपुर, मिजोरम, आइजोल, गुजरात, गांधीनगर, मणिपुर, इम्फाल। 49 नंबर, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? भारत का कौन सा राज्य है अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कुल 8 राज्यों एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है। ये इस प्रकार है: हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से लगती है। आंध्र प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों से लगती है। यदि पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश से यनम क्षेत्र को जोड़ा जाए तो सीमा 6 राज्यों यानी केंद्र शासित प्रदेश से लगी मानी जाएगी। कर्नाटक की सीमा 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरल तथा तमिलनाडु से लगती है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 50 नंबर, मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? मध्य प्रदेश से
किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? तो सी झारखंड की, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। तो आपका राइट आंसर सी होगा। 51 नंबर सवाल देखिए, भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो बी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत। छत्तीसगढ़ फिर से प्री 2017 में सवाल पूछा गया था। छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपीय उच्च भूमि प्रदेश के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपीय उच्च भूमि प्रदेश के अंतर्गत आता है। 52 नंबर, उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कौन सा है? उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कौन सा है? तो डी मेघालय है। उत्तर पूर्वी भारत के मेघालय में स्थित शिलांग शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। यह भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, अतः विकल्प डी निकटतम रूप से सही माना जा सकता है। अब सवाल देखिए 53 नंबर, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? तो सी उत्तर प्रदेश के साथ है। मध्य प्रदेश राज्य उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र या पश्चिम में गुजरात और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ संलग्न है, यानी जुड़ी हुई है। इसके बाद जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो हम लोग जो है कल से ये 7वें क्लास में, यानी कि 7वें क्लास में जो है केंद्र शासित प्रदेश में से पढ़ेंगे, केंद्र शासित प्रदेश से घटना चक्र का 2026 का जो न्यू बुक आया है उसको पढ़ेंगे। सामान्य भूगोल में केंद्र शासित प्रदेश से पढ़ेंगे क्लास 7th में। तो क्लास 6 आज हुआ और 5 क्लास हो चुका है प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं भूगोल का, और हिस्ट्री का 4 क्लास हो चुका है, पॉलिटी का 1 क्लास हो चुका है। तो चलिए हमें इजाज़त दीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपका चैनल है और आप यहाँ पर फ्री में पढ़ेंगे, फ्री में हमेशा। मेरे पास अभी जो है संसाधन नहीं है, समझ गए, संसाधन नहीं है, संसाधन हो जाएगा, उसके बावजूद भी मैं यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाऊंगा, फ्री में यूट्यूब पर फ्री में हमेशा के लिए। बहुत सारे लोगों के पास संसाधन हो जाने के बाद अपना एप्लीकेशन बनवाते हैं और एप्लीकेशन पर जो है बोलते हैं कि आइए, और एप्लीकेशन पर आइए, एप्लीकेशन तो पहले डाउनलोड कीजिए, उसके बाद लॉगिन कीजिए, लॉगिन करने के बाद जो है उसके बाद कोर्स खरीदिए, उसके बाद पढ़िए, उसका रिजल्ट हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर फ्री में पढ़ाऊंगा हमेशा, संसाधन नहीं है तब भी पढ़ा रहा हूँ, और संसाधन होगा तब भी फ्री में पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर। तो ये आपका चैनल है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए, और अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। क्योंकि मुझे टीचर नहीं बनना है और ना ही मुझे कोई बिजनेस करना है। जिस तरह से टीचर जो है ना बिजनेस कर रहे थे और कर रहे हैं, आजकल धंधा बना कर रख चुके हैं, धंधा बना लिए हैं इस क्षेत्र को, शिक्षा व्यवस्था को। तो इसलिए मैं कोई टीचर नहीं, ना ही मुझे कोई बनने का शौक है, ना ही मुझे धंधा करने का शौक है। क्योंकि बच्चों को सपने दिखाकर कोर्स बेचा जाता है, लेकिन नहीं होता है उन बच्चों का, समय भी उनका बर्बाद होता है, उसके बाद से डिप्रेशन भी होता है, टेंशन भी होता है। उसके बाद पैसा तो गया ही, बाद में वो उनके पास पैसे नहीं होता है, फैमिली के पास पैसे नहीं बचता है कि वो आगे चलकर बिजनेस कर ले। समझ गए, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, तो पढ़ाई में ही लग गया, कोर्स खरीदने में ही, रूम रेंट देने में, खाने पीने बनाने आने जाने में ही, सब लाइब्रेरी में पढ़ने में ही सब जो पैसे 5 साल में 6 साल में चला गया। तो इसलिए मैं फ्री में पढ़ाता हूँ, और मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा कि आप लोग घर पर ही रहकर पढ़िए। मेरे गांव में 18 लड़के और लड़कियां जो है 10th घर से ही पढ़े, 11 12 भी घर से ही पढ़े, और तैयारी भी करके बिहार पुलिस में हो रहा है, एसएससी एमटीएस में, एसएससी एमटीएस में भी हुआ है। तो इस तरह से रिजल्ट हो रहे हैं, समझ गए, घर से ही पढ़कर, कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए, कहीं नहीं, समझ गए, उनका पैसा बचा है। और उनका नहीं भी होगा तो क्या है, पैसा बचा है, बिजनेस कर लेंगे, इतनी टेंशन नहीं है। लेकिन जो 5 साल जाकर शहरों में रहा है, वहां पर महीने के कम से कम 8,000 महीने का लगता होगा। तो समझिए 5 साल में कितना हुआ, 1 साल में कितना हुआ, 8,000 का, 8 दुनिया के 80,
8 दूना 16 यानी कि 96 यानी कि करीब 1 लाख। एक साल में 1 लाख आपने जो है ना खर्च कर दिया। एक साल में करीब 1 लाख। कपड़ा, दवा, कई बार तबीयत भी खराब होता है, थोड़ा किसी किसी दिन जन्मदिन पार्टी भी मन जाता है, थोड़ा घूमने भी किसी दिन चले जाते हैं। तो इस सब लेकर जो है ना आने जाने में घर, जब घर घर में पर्व त्योहार पड़ता है तो आने जाने में पैसे तो लगता ही है। ये सब जोड़कर करीब करीब 1 लाख रुपए आपके खर्च हो जाते हैं एक साल में। और 5 साल रहकर किसी भी शहर में तैयारी की है, नहीं हुआ तो आपका 5 लाख आ गया। समझ गए? अगर कोई लड़का, वही लड़का घर से ही तैयारी किया है, कहीं लाइब्रेरी कहीं नहीं गया, घर से ही यूट्यूब से पढ़कर तैयारी किया है, कोई कोर्स नहीं खरीदा है, तो 5 साल भी लगा है तो क्या हुआ? अगर उसका अगर नहीं भी हुआ तो क्या होगा? उसके पास 5 लाख रुपया है कि वो जो है पैसा बचाया है, उससे जो है बिजनेस भी कर सकता है। लेकिन आपके पास पैसे तो है नहीं, नौकरी भी नहीं लगा और पैसे भी नहीं है कि बिजनेस करें। एक कहावत है हमारे भारतीय समाज में, ना धोबी के कुत्ता जो है ना घर का होता है, ना घाट का होता है। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। ये कहानी है इसके पीछे, तो मैं अभी नहीं सुनाऊंगा। धोबी के कुत्ता, ना घर का ना घाट का, यानी कि जो आप जो है ना वही हाल हो जाता है स्टूडेंट का। यानी बाद में कहीं का नहीं रहता है। टेंशन समाज का होता है वो अलग है, परिवार का होता है वो अलग है। अभी तक पढ़ ही रहा है, शादी करने के लिए कोई आएगा, लड़के कहाँ तक पढ़ा है, नौकरी नहीं है, अभी पढ़ ही रहा है। इतना उम्र हो गया, पढ़ ही रहा है, नौकरी नहीं हुआ, क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है? यार उसका तकलीफ तुम थोड़ा ना समझोगे, उस पर क्या बीत रही होगी। यही कारण है कि मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ और आगे भी पढ़ाऊंगा। मैं नहीं चाहता हूँ किसी भी स्टूडेंट पे एक भी रुपया खर्च हो, ताकि कल अगर उसकी जॉब ना हो तो कम से कम उसका पैसा बचा होगा, तभी तो बिजनेस भी करेगा। पैसा ही नहीं होगा तो क्या करेगा? इसलिए बिजनेस करने के लिए पैसा जरूरी है। चलिए, इसलिए मैं फ्री में पढ़ाता हूँ। ये आप लोगों का चैनल है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। अभी मेरे पास जो है संसाधन नहीं है, संसाधन होने के बावजूद भी मैं यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाऊंगा हमेशा। और अभी तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। जिस दिन मैं ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू करूंगा, यानी कि ज्योग्राफी पढ़ाना का मेरे पास जिस दिन संसाधन हो जाएंगे, तो ज्योग्राफी का कंटेंट बनाने में मुझे करीब करीब, अगर उस पर मेहनत करूंगा, मुझे एक मतलब 4-5 लोगों की अगर टीम मिल गई, तो मुझे जो है आपको बता रहा हूँ कि ज्योग्राफी का पढ़ाने के लिए कंटेंट बनाने में करीब 1 साल लग जाएगा। 1 साल, 1 साल। तो उसमें एआई भी होगा, एडिटिंग होगा और भी कुछ चीज़ें होगा जो बाकी लोगों के दिमाग में नहीं है, तो मेरे दिमाग में है। तो 1 साल मुझे कंटेंट बनाने में लग जाएगा। ऐसे ज्योग्राफी के कंटेंट बनाने में क्या जाता है, किताब लो बना लो, या आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हो गई है, तो उसे बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ज्योग्राफी के कंटेंट बनाने में ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं। 10 मिनट में, 15 मिनट में जो है 2 घंटे का कंटेंट बन जाएगा। समझ गए? लेकिन नहीं, मुझे जो है कंटेंट जो बनाना है ज्योग्राफी का, वैसा कंटेंट किसी के दिमाग में नहीं है। वैसा कंटेंट मेरे दिमाग में है और मैं करीब करीब 2022 से ही सोच रहा हूँ, 2022 से ही, कि जिस दिन मैं पढ़ाऊंगा उस दिन मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा और इस तरह से कंटेंट आएगा। जिस तरह से कंटेंट पूरे यूट्यूब में किसी भी टीचर ने नहीं पढ़ाया है, ना ही दिल्ली के किसी टीचर ने पढ़ाया है, ना ही इंडिया के किसी भी टीचर प्रोफेसर ने पढ़ाया ही नहीं है। उस दिन मैं पढ़ाऊंगा जिस दिन मेरे पास संसाधन पूरी तरह से हो जाएंगे और मेरे पास एडिटिंग करने वाली टीम हो जाएगी। यानी एक व्यक्ति एडिटिंग करने वाला हो, जो एडिटिंग की जानकारी अच्छी हो, तो उसके बाद एडिटिंग तो होगा ही, और भी चीज़ें का इस्तेमाल होगा ही। साथ में एक ऐसी चीज़ का इस्तेमाल होगा जिनका इस्तेमाल अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो जब कोर्स आएगा, कोर्स नहीं, आपका वीडियो जब यूट्यूब पर मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद लोग जब देखेंगे तो बोलेंगे कि हाँ ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है। तो अभी तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास संसाधन नहीं है। और मैं जो लिख रहा हूँ ये आपका जो है ना, ये इंग्लिश से लिखता हूँ, इंग्लिश से। ये छोटा स्क्रीन है। चलिए, तो तब तक के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जिस तरह से पढ़ाना है, जिस तरह से समझाना है, मैं उस तरह से नहीं पढ़ा पा रहा। हाँ बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास सुविधाएं सब कुछ होते हैं, लेकिन कुछ करते कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास संसाधन कम होते हैं, लेकिन जो है ना उन कम ही संसाधनों से वो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। तो चलिए, मेरे पास अभी संसाधन नहीं है, छोटा मोटा मतलब मोबाइल है, तो मतलब उसी तरह किसी तरह से मतलब कोशिश करता हूँ। और आगे जब संसाधन हो जाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाऊंगा, बहुत ही बेहतरीन ढंग से,
पहले तो मेरे पास जो है साउंड का प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे पास जो माइक है वो मतलब ज़्यादा नहीं, 300-400 का माइक है, तो उतनी अच्छी क्वालिटी की साउंड नहीं आती है। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और जिस तरह से पढ़ाना चाहिए, समझा समझा कर एक एक चीज़ को तोड़ कर पढ़ाना चाहिए, उस तरह से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, उसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ। तो मेरे पास संसाधन नहीं है, और बाकी लोगों के पास संसाधन है भी, फिर भी उस तरह से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं, सिर्फ इतोज बटोर रहे हैं। तो मेरा काम वो नहीं है। इस ज्योग्राफी को पढ़ाने में कम से कम आपको जो है, आप ये 7वां क्लास है, इस ज्योग्राफी को पढ़ाने में, पूरे घटना चक्र के ज्योग्राफी को पढ़ाने में 150 घंटा लग जाएगा, 150 घंटा। और बाकी लोग जो है यूट्यूब पर 10 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा में पता नहीं कैसे पढ़ा देते हैं, मेरे को समझ नहीं आता है। बस निकलना नहीं होता है कि आइए कोर्स कर लीजिए और पढ़ाना शुरू करेंगे। शुरू में 1 महीना ठीक है, उसके बाद 1 महीने के बाद जोश एकदम शांत हो जाता है, ढीला पड़ जाते हैं। उसके बाद से जो है ना, बहुत सारे कोचिंग में जो है ना, कोर्स पूरा नहीं करवाया जाता है, पैसा ले लिया जाता है और समय पर कोर्स पूरा नहीं करवाया जाता है। समझ गए? तो यहाँ पर जो भी होगा पूरा होगा, एकदम पूरा घटना चक्र का 150 घंटा, करीब करीब 150 घंटा लगेगा पढ़ाने में, पूरा घटना चक्र। इससे कम तो होगा ही नहीं, इससे ज़्यादा ही लग जाएगा। और आपका हिस्ट्री जो इतिहास का है, 4 क्लास करा चुके हैं, वो भी करीब करीब 100 घंटा लग जाएगा, 100 घंटा से कम नहीं होगा। तो इतने घंटा लगेगा पढ़ाने में। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। इतनी सारी बातें करने के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आपका इतना समय लिया इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता, परिवार, समाज का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। आगे बढ़ते रहिए।